हम जानते हैं कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको गुस्सा क्यों आता है और कब आता है। यह कब बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य वर्ग को गुस्सा कब आता है, यह बेहद जरूरी सवाल है और इसके जवाब में ही छिपा है कि आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और ये बलात्कार और हत्याएं कब बंद होंगी या कम होंगी। नमस्कार, बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आप कोलकाता के बलात्कार और हत्याकांड को लेकर गुस्से में हैं, मैं भी हूं, सारा देश गुस्से में है। लेकिन क्या आप महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ स्कूल में हुए यौन शोषण की घटना को लेकर भी उसी तरह उद्वेलित व्यथित हैं जैसे ठाणे वाले, मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले? आप वैसे ही चिंतित और आक्रोशित हैं जैसे कोलकाता की घटना को लेकर हैं? क्या आप मुजफ्फरपुर में हुए नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार और हत्याकांड को लेकर भी गुस्से में हैं? क्या आप उत्तराखंड मामले में भी गुस्से में हैं, जहां देहरादून में आईएसबीटी पर एक बच्ची से बलात्कार किया गया? क्या आपको बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो पर छोड़ देने को लेकर गुस्सा आता है? क्या आपको अपनी ही शिष्याओं के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम को पैरोल देने पर गुस्सा आया था? यह बहुत दूर की बातें नहीं है। यह अभी इसी महीने, आजादी के इसी महीने 9 अगस्त से लेकर आजकल तक की बातें हैं। क्या आप कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना को भूल गए या उसे लेकर अभी तक गुस्से में हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सदस्यों की शिकायत के बाद भी उसका प्रचार किया? क्या आपको पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने के आरोपी ब्रजभूषण को लेकर गुस्सा आता है? गुस्सा आता है कि उसे अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? गुस्सा आता है कि बीजेपी ने उसके बेटे को क्यों चुनाव में टिकट देकर सांसद बनवा दिया? क्या आप मणिपुर को भूल गए, जहां महिलाओं को नंगा कर परेड कराई गई थी, उनका रेप किया गया था? क्या आप कठुआ को भूल गए, जहां एक बच्ची को बलात्कार और हत्या का शिकार बनाया गया और शर्मनाक यह कि बलात्कारियों के बचाव में तिरंगा यात्रा तक निकाली गई? क्या आप हाथरस को भूल गए, जहां एक दलित बेटी से अपराधियों के साथ साथ सरकार और सिस्टम ने भी नाइंसाफी की? पहले इस 19 साल की लड़की से गैंगरेप किया गया। कई दिन जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद जब इस लड़की की मौत हो गई तो पुलिस प्रशासन ने उसके शव को रात के अंधेरे में गांव लाकर जबरन फूंक दिया। अगर आपको इन सब घटनाओं, इन सब वारदात, इन सब अपराधों पर गुस्सा नहीं आता तो फिर खुद को चेक कीजिए या अपना इलाज कराइए, क्योंकि आपको चुनिंदा घटनाओं पर ही गुस्सा आता है और चुनिंदा घटनाओं पर आप खामोश रहते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जैसे हमारे तमाम राजनीतिक दल से लेकर समाज तक यही स्थिति है कि उन्हें कुछ बातों पर गुस्सा आता है, कुछ बातों पर वो खामोश रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में रोज कितने बलात्कार होते हैं? हमारे महान देश में हर दिन औसतन 88 बलात्कार होते हैं, 88। जी हां, यानी हर घंटे 3 से 4 बलात्कार, यानी हर 16-17 मिनट में 1 बलात्कार। यह ना हमारा आंकड़ा है ना विपक्ष का, यह सरकार का आंकड़ा है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। ईमानदारी से बताइए कि आप यह आंकड़ा सुनकर चिंतित हुए या नहीं? आप क्या सोच रहे हैं? हमारे पास महिलाओं के नाम पर त्योहार से लेकर तमाम कानून हैं, लेकिन फिर भी हर घंटे 3 से 4 बलात्कार कौन कर रहा है? अभी आपने 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया, बहनों से राखी बंधवाई, उनकी रक्षा की सौगंध उठाई, लेकिन फिर यह हर 16-17 मिनट में बलात्कार कौन कर रहा है? यह वह केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, यानी जो पुलिस थाने तक पहुंचते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं, जिनमें एफआईआर होती है। ऐसे तो न जाने कितने मामले होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि आज भी हमारे सामंती समाज में रेप को इज्जत से जोड़कर देखा जाता है और इस अपराध में इज्जत बलात्कारी की नहीं जाती बल्कि पीड़िता की जाती है। उसी का नाम और मुंह छिपाने को कहा जाता है और कोई वजह नहीं है। यही वजह है कि रेप को रिपोर्ट करने के लिए आज भी गाइडलाइन तय हैं, यही कि पीड़िता का नाम और पहचान उजागर ना की जाए। क्यों? वो वजह यही है। अगर इसे भी अन्य अपराधों की तरह लिया जाता तो यह नौबत नहीं आती। पहले तो और आज भी आम बातचीत में नहीं, अखबारों में भी कुछ ऐसी लैंग्वेज खबर छपती थी कि एक लड़की की इज्जत लूटी,
आबरू को तार तार किया। वो तो 2012 के निर्भया कांड के बाद टीवी अखबार की भाषा में कुछ सुधार हुआ, गाइडलाइन की कुछ इज्जत हुई, लेकिन आज भी वह कोई ज्यादा संवेदनशील नहीं हुआ है। आज भी उसका एजेंडा यही है कि ज्यादा से ज्यादा सनसनी फैलाकर टीआरपी बटोरना और सेलेक्टेड मामलों में उन्हें हवा देकर अपने आकाओं सत्ताधारियों को खुश करना। यही सब तो विडंबना है। कैसे रुकेगा यह सब? आप कहेंगे ऐसे बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन क्या फांसी की सजा इसका हल है? अगर फांसी हल होती तो आज तक हत्या की घटनाएं बंद हो जाती, क्योंकि हत्या के लिए तो पहले से ही फांसी का प्रावधान है। हुआ यह है कि हमने फांसी का डर दिखाकर बलात्कारियों को पीड़िता की हत्या तक का रास्ता दिखा दिया है, ताकि वो गवाही देने के लिए जीवित ना बचे। आप देखिए इन दिनों के बलात्कार, वो ज्यादातर पीड़िता को ही मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए फांसी पर जोर देने की बजाय कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर या दोष सिद्धि पर बात करनी चाहिए। आपको मालूम है कि बलात्कार के मामलों में कन्विक्शन रेट कितना है? महज 2.56%। जी हां, 2.56%। यानी 100 मामलों में 2 या 2.5-3 मामलों में ही सजा हो पाती है, और बलात्कार के प्रयास के मामलों में यह दर केवल 0.92% है। इसके अलावा विवाह के भीतर बलात्कार यानी मैरिटल रेप तो हमारे यहां रेप में ही नहीं गिना जाता। 2012 में जब निर्भया कांड के बाद देश में ऐसा ही गुस्सा फूटा था तो लगा था कि अब कुछ बदलाव होगा। उस समय वर्मा कमेटी बनाई गई, कानून को कड़ा बनाया गया। अब एक बार फिर कानून का नाम बदला गया है, लेकिन हालात वही है। बल्कि रिपोर्ट बताती है कि 2012 के बाद रेप के मामले कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा रेप कहां होते हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। जी हां, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां रामराज है। नंबर 2 पर कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 3 पर राजस्थान। दरअसल बलात्कार की जड़ें हमारी पितृसत्ता में हैं, पुरुष प्रधान समाज में हैं, स्त्री को दोयम समझने की मानसिकता में हैं। बलात्कार के साथ अगर महिलाओं पर घरेलू हिंसा और क्रूरता के मामले जोड़ने तो स्थिति भयावह नजर आती है। एनसीआरबी की ही रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की चिंताजनक वृद्धि हुई है। इनमें पतियों और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण, हमले और बलात्कार के मामले शामिल हैं। तो आप स्त्री को कितना भी सुरक्षित कर लो, कितनी भी उसकी रक्षा की कस्में खा लो, कितना भी बेटी बचाओ का नारा लगा लो, राखी बनवा लो, लेकिन स्त्री सुरक्षित नहीं होगी, बेटी सुरक्षित नहीं होगी। क्योंकि ये जो रोज के 88 बलात्कार हो रहे हैं, यह सब बाहर के अपरिचित लोग, गुंडे, मवाली, बदमाशी नहीं कर रहे। ये बलात्कार हमारे आपके परिचित भी कर रहे हैं, रिश्ते नातेदार भी कर रहे हैं। बाहर ही नहीं, घर में भी औरतें सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या किया जाए? सेक्स के लिए नहीं किया जाता बलात्कार, बलात्कार के लिए किया जाता है सेक्स। गलती से नहीं होता बलात्कार, बलात्कार के लिए की जाती है गलती। बदले के लिए किया जाता है बलात्कार, हिंसा के लिए किया जाता है बलात्कार, घृणा के लिए किया जाता है बलात्कार, कभी अकेले और कभी संगठित। ये बलात्कार नहीं, ये एक हथियार है। धर्म सत्ता, पितृसत्ता, धन की सत्ता, राजनीतिक सत्ता, हर तरह की सत्ता कायम रखने का यह एक नायाब हथियार। औरतों की योनि रौंद कर ही खड़े किए गए हैं बड़े बड़े राज्य, साम्राज्य। औरतों की योनि में ही गाड़ी गई हैं विजय पताकाएं। इसलिए अब हमें और हमारे समाज को खुद से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कैसे बचेंगी बेटियां या कैसे सुरक्षित होंगी महिलाएं, बल्कि हमारा सवाल और सोच होनी चाहिए कि कैसे बनेगा नया मनुष्य, कैसे बनेगा नया पुरुष। वो नया पुरुष जो स्त्री को अपने बराबर समझे, न देवी न दासी, बल्कि बराबर का साथी। सोचिएगा जरूर और सवाल पूछिएगा अपने सिस्टम से, अपनी सरकारों से कि ये सब क्या हो रहा है। शुक्रिया।